हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम में कि कैसे हम डेडलॉक इग्नोरेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और व्हाट इज डेडलॉक प्रिवेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हैंडल करने के चार तरीके हैं डेडलॉक को। पहला है डेडलॉक इग्नोरेंस, दूसरा है डेडलॉक प्रिवेंशन और तीसरा है डेडलॉक अवॉइडेंस। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है दैट इज डेडलॉक अवॉइडेंस। और डेडलॉक अवॉइडेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत फेमस एल्गोरिथम है दैट इज नोन एज बैंकर्स एल्गोरिथम। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस जो टॉपिक है दैट इज डेडलॉक अवॉइडेंस उससे पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2014-15 की। ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूमेरिकल है सीधे सीधे। क्या मिलता है? डिस्क्राइब बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। इसकी अपनी एक एल्गोरिथम है, पहले वो एल्गोरिथम लिखनी है और उस एल्गोरिथम को यूज करते हुए कंसीडर ए सिस्टम विद 3 प्रोसेसेस। कितने प्रोसेस हैं? 3 प्रोसेसेस हैं एंड 3 रिसोर्सेज हैं। 3 प्रोसेस हैं P0, P1, P2 और 3 रिसोर्सेज हैं A, B, C। द स्नैपशॉट ऑफ ए सिस्टम एट टाइम T0 इज गिवन बिलो। एक एलोकेशन मैट्रिक्स गिवन है, एक मैक्स मैट्रिक्स गिवन है, एक अवेलेबल मैट्रिक्स गिवन है। एक मैट्रिक्स बनाने के लिए आपसे कहा जाता है, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं इज द करंट एलोकेशन इज सेफ स्टेट और नॉट। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि रिसोर्सेज की जरूरत है प्रोसेसेस को, और एलोकेशन अगर हम इसके हिसाब से करते हैं तो क्या वो सेफ स्टेट होती है या अनसेफ होती है। वुड द फॉलोइंग रिक्वेस्ट बी ग्रांटेड इन करंट स्टेट। तीसरा पूछ रहा है प्रोसेस P2 रिक्वेस्ट करता है तो कैसे होगा, प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट करता है पहले 100 से तो कैसे होगा। तो इसमें एक मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, उसे नीड मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बेसिस पे हम बैंकर एल्गोरिथम का यूज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2014-15 में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया बैंकर एल्गोरिथम के ऊपर। पहले तो ये पूछा है कि बैंकर एल्गोरिथम जो होती है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए वो क्या होती है, वो आपको एल्गोरिथम लिखनी है, फिर उसके बाद उस एल्गोरिथम का यूज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। 2014-15 के बाद आ जाइए 2015-16 में, फिर 10 नंबर का क्वेश्चन है। फिर उसी तरह की टेबल बनी है, 4 रिसोर्सेज हैं, 5 प्रोसेसेस हैं, एलोकेशन मैट्रिक्स गिवन है, मैक्स मैट्रिक्स गिवन है, अवेलेबल मैट्रिक्स गिवन है और कैलकुलेट करनी है। और सबसे पहले कहता है कि एक नीड मैट्रिक्स बनाइए, बनानी पड़ती है। फिर उसके बाद बताइए कि सिस्टम सेफ स्टेट में है कि नहीं है। अगर सेफ स्टेट में है तो उस सेफ सीक्वेंस को बताइए कि क्या होगा जिससे कि सिस्टम में प्रोसेस को जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो सेफ स्टेट में हो जाए। तो यानी कि एक सेफ स्टेट इसके अंदर निकल के आती है। अगर डेडलॉक है तो दैट इज अनसेफ स्टेट, और अगर सेफ स्टेट है इसका मतलब जो भी रिक्वेस्ट मांगी जा रही है वो फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो 2015-16 में 10 नंबर का आया। इस बार भी एल्गोरिथम नहीं पूछी, सीधे न्यूमेरिकल है। पहले वाले पेपर के अंदर पहले उसके एल्गोरिथम पूछा था, उसके बाद न्यूमेरिकल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। फिर 2017-18 में 7 मार्क्स का आया है। फिर उसी तरीके से पूछ रहा है, सॉरी एक क्वेश्चन और है 7.5 मार्क्स का। ये 16-17 में 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें से आधा क्या होगा, ये होगा डेस्क्राइब बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर सेफ स्टेट। यानी कि जो एक बैंकर एल्गोरिथम आज हम पढ़ेंगे वो सीधे सीधे पूछी जा रही है, क्योंकि बैंकर्स एल्गोरिथम को सेफ्टी एल्गोरिथम भी कहते हैं। ये जो बैंकर्स एल्गोरिथम है इसे सेफ्टी एल्गोरिथम भी कहते हैं। अभी डिस्कशन करेंगे क्यों इसका नाम बैंकर एल्गोरिथम है, ये टर्मिनोलॉजी कहां से आई, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सेफ्टी एल्गोरिथम को बताना है 7.5 में 16-17 में। देखिए हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो 14-15 में था, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है 15-16 में है, फिर 16-17 में बैंकर एल्गोरिथम का फिर क्वेश्चन आया, 17-18 में फिर न्यूमेरिकल आ गया बैंकर एल्गोरिथम का। फिर 17-18 के बाद 17-18 में एक दूसरा क्वेश्चन भी है, दूसरा पेपर होगा, एक न्यूमेरिकल और है जिसमें प्रोसेस और एलोकेशन मैट्रिक्स, मैक्स मैट्रिक्स और अवेलेबल मैट्रिक्स गिवन है, और उसी तरीके से नीड मैट्रिक्स निकालनी है, बताना है कि सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं है। 10 नंबर का क्वेश्चन। 17-18 के बाद 18-19 में 2 नंबर का आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट। तो सेफ स्टेट क्या होती है, अनसेफ स्टेट क्या होती है, 2 नंबर में बताना है, बता देंगे। उसके बाद फिर 18-19 में 2 मार्क्स का भी आया और 18-19 में 7 मार्क्स का भी है, वो इसी पेपर में होगा। फिर से न्यूमेरिकल है एक कि बैंकर एल्गोरिथम का यूज करके बताइए सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं है। फिर 18-19 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो राइट एंड एक्सप्लेन बैंकर एल्गोरिथम फॉर अवॉइडेंस ऑफ डेडलॉक। दो ही टॉपिक हैं इसके अंदर, बैंकर एल्गोरिथम और उसको यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। फिर आगे बढ़ते हैं, 18-19 के बाद 21-22 पे आ जाते हैं। फिर 2 नंबर में यही वाला क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू मीन बाय सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट। ठीक है, 2 नंबर के अंदर आया। 21-22 में फिर 2 नंबर के बाद फिर 22-23 में जो आपका लास्ट एग्जाम है उसमें कंसीडर दी स्नैपशॉट, ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये है
कि कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए जो बैंकर एल्गोरिथम यूज करते हैं, जो सेफ्टी एल्गोरिथम जिसे कहते हैं, वो क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस आपको टॉपिक की पता लग गई, क्योंकि हर बार इससे कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल आ रहा है, या तो एल्गोरिथम आ रही है या न्यूमेरिकल आ रही है। थ्योरी कुछ नहीं है इसके अंदर, या तो न्यूमेरिकल आ रहा है या उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की जो बैंकर एल्गोरिथम है वो पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आज के लेक्चर से 100% यू विल बी एबल टू राइट, यू विल बी एबल टू स्कोर 10 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन सेशनल एग्जाम में भी आएगा, इंटरनल एग्जाम में भी आएगा, और आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बैंकर एल्गोरिथम की। देखिए, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए एल्गोरिथम यूज होती है। डेडलॉक अवॉइड कैसे होगा? आप रिसोर्सेज को, रिक्वेस्ट आ रही है रिसोर्सेज के लिए, इस तरीके से एलोकेट कीजिए कि सिस्टम आपका डेडलॉक में ना आए, सेफ स्टेट बनी रहे। जैसे बैंक के अंदर आपको पैसे निकालने हैं, एक आदमी ने कहा मुझे कि 1 लाख रुपए दे दीजिए, दे दिए। दूसरे ने कहा मुझे 10 लाख रुपए निकालने, 10 निकाल लिए। निकालने में ऐसी स्टेज नहीं आनी चाहिए बैंक के अंदर कि उसे 10 बजे के बाद, बैंक जैसे 10 बजे शुरू है, 12 बजे के बाद लोगों को मना करना पड़े कि नहीं भी सारे पैसे हम दे चुके, खत्म हो गए। तो बैंकर एल्गोरिथम का मतलब यह है, जो बैंक होते हैं वो हमेशा अपने आप को सेफ स्टेट में रखते हैं, कि वो इस तरीके से पैसे को देते हैं कि जब शाम तक उन्हें अंदाजा रहेगा कि कितने लोग उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो सबकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाए, यानी कि कभी भी अनसेफ स्टेट में ना आए। अनसेफ स्टेट का मतलब है रिक्वेस्ट आ रही है, पैसा चाहिए, बट दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड। नॉट एबल टू प्रोवाइड मीन दिस इज द डेडलॉक कंडीशन, कि भाई हम देखो ऐसी कंडीशन में आ गए, हम तो पैसा आपको नहीं दे सकते, और वो कह रहा है हमें पैसे की जरूरत है तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, बैंक नहीं दे पा रहे हैं। तो बैंक किस स्टेट में आ गया? बैंक कभी अपने आप को अनसेफ स्टेट में नहीं लाता है, वो सेफ्टी एल्गोरिथम का यूज करता है। उसी तरीके से ये एल्गोरिथम है डेडलॉक अवॉइडेंस की। ड्यूरिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोसेसेस, जब आप प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हो, इट इज टू बी चेक्ड, ये चेक कर लीजिए दैट वेदर इट इज ए सेफ स्टेट और नॉट। आप सारे ही किसी एक को देके सारे बाकी जो दूसरे के प्रोसेस है उनको डेडलॉक स्टेट में पहुंचा दोगे क्या? उन्हें अनसेफ स्टेट में पहुंचा दोगे या फिर उन्हें स्टारवेशन में पहुंचा दोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? दैट इज एवरी एट एवरी स्टेज, दैट इज at every stage of resource allocation check for safe and unsafe state। ये आपको डेडलॉक अवॉइड करने का तरीका है। जब भी आप किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि इसे एलोकेट करने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि आप अनसेफ स्टेट में पहुंच जाएंगे। नहीं, आपको सेफ स्टेट में रहना है। वो सेफ स्टेट में रहने वाली जो एल्गोरिथम है, दिस इज डन थ्रू दी बैंकर्स एल्गोरिथम। ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ बैंकर एल्गोरिथम होता है। It was developed by Dijkstra algorithm, Dijkstra। Banker's algorithm is also known as safety algorithm, भी इसका नाम है। हो सकता है एग्जाम में लिखा हो, बैंकर ना लिखा हो। यूजिंग सेफ्टी एल्गोरिथम, यूजिंग बैंकर एल्गोरिथम, दोनों बातें लिखी हो सकती हैं। तो यू शुड नो दैट दिस इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी एल्गोरिथम। क्या होता है? बैंकर एल्गोरिथम इज ए रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। कौन सी एल्गोरिथम है? रिसोर्स को एलोकेट करने की, डेडलॉक की को अवॉइड करने की एल्गोरिथम है। विच टेस्ट ऑल रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस फॉर रिसोर्सेज, इट चेक्स फॉर द सेफ स्टेट, एंड आफ्टर ग्रांटिंग ए रिक्वेस्ट system remains in the safe state, it allows the request, and if there is no safe state it does not allow the request made by the process। एक रिक्वेस्ट की, मुझे एक रिसोर्स चाहिए, 2 चाहिए, 50 चाहिए। एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की मुझे 4-5 रिसोर्स के इतने इतने इंस्टेंस चाहिए, इतने, एक प्रोसेस के सपोज 10 है, 10 में से 5 चाहिए, 9 चाहिए, 8 चाहिए। तो ये एलोकेशन करने से पहले ये जो बैंकर एल्गोरिथम है, विच इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी एल्गोरिथम, जो डेडलॉक को अवॉइड करने की एल्गोरिथम है, उसे पता कर लेना चाहिए कि इस एलोकेशन से के बाद सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा कि नहीं रहेगा। इफ द सिस्टम विल बी इन सेफ स्टेट, एलोकेशन विल बी अलाउड, प्रोसेस एलोकेशन इज अलाउड, अदरवाइज प्रोसेस एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन इज नॉट अलाउड, बिकॉज आपको डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए अपने सिस्टम को सेफ स्टेट के अंदर रखना है। When resources having multiple instances, then it is better to use banker algorithm। तो जब आपके पास एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, तो उस समय पे किस रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, इसका रिकॉर्ड रखने का तरीका, उसके एलोकेशन का तरीका बैंकर एल्गोरिथम के बाद बहुत अच्छे तरीके से है। तो इन दिस केस यू शुड वर्क विद द बैंकर्स एल्गोरिथम।
ठीक है, चलिए अब क्या क्या मालूम होना चाहिए। वाई, सबसे पहले तो वाई दिस एल्गोरिथम इज नोन एज बैंकर एल्गोरिथम, मैंने आपको बता दिया, वही बैंक का एग्जांपल वही लिखा हुआ है। द बैंकर एल्गोरिथम एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन सच ए वे दैट द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन इन सेफ स्टेट। बात हो गई है। दिस इज अचीव्ड बाय ओनली ग्रांटिंग रिसोर्सेज रिक्वेस्ट दैट डू नॉट लीड टू अनसेफ सिचुएशन। ये बात हो गई है, इस तरीके से ग्रांट करना है कि ग्रांट करने के बाद सिस्टम को अनसेफ स्टेट में नहीं आना है। By using the banker algorithm, the operating system ensures efficient and deadlock-free resource allocation, contributing to system stability and reliability. Banker algorithm से we can implement deadlock avoidance, we can make the system in safe state so that it will improve the reliability of the system. How many instances? क्या क्या जानना चाहिए, ये हालांकि न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा। For avoiding deadlock through banker algorithm, some additional information is required. How many instances of each resource are available? कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। How many instances of each resource each process currently hold? एक प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस के पास किस रिसोर्स के कितने ऑलरेडी हैं प्रोसेसेस रिसोर्सेस। हाउ मेनी इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स इज अवेलेबल, और उसके बावजूद होने के बाद कितने अवेलेबल हैं। तो ये वो न्यूमेरिकल में मिलेगा कि कितने प्रोसेस हैं, कितने रिसोर्स हैं, किस रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस हैं, कितने यूज हो रहे हैं, कितने अवेलेबल हैं और कितने की जरूरत है। हम कैलकुलेट करके एलोकेशन कर पाते हैं तो एलोकेशन कर देते हैं, अदरवाइज हम एलोकेट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए ये न्यूमेरिकल है, इस तरह का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने वाला। अभी आपने देखा था यही न्यूमेरिकल इस तरीके से पूछा गया था। कंसीडर दी फॉलोइंग 5 प्रोसेसेस P0, P1, P2, P3, P0, P1, P2, P3, P4। हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर? टोटल 5 प्रोसेसेस आर देयर, ठीक है। विद एलोकेशन, एक आपके पास क्या है, एलोकेशन मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, एलोकेशन मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स ही है ये, मैट्रिक्स कितने की है ये मैट्रिक्स ही बनी हुई है। एक ये मैट्रिक्स है एलोकेशन मैट्रिक्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 बाई 4 की एक एलोकेशन मैट्रिक्स है। इसी तरीके से एक मैक्स मैट्रिक्स है, एक आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, एक मैक्स मैट्रिक्स है। इसी तरीके से अब आपको एक क्या मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, एक अवेलेबल मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगी। और उसके साथ साथ इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाइड दी नीड मैट्रिक्स बनाइए सबसे पहले। तो हमेशा एक नई मैट्रिक्स और बनाएंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, नीड मैट्रिक्स। उस नीड मैट्रिक्स को जितने की जरूरत है अवेलेबिलिटी से चेक करके एलोकेट करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, ये देखेंगे। अगर एलोकेट करा पाते हैं तो ये सिस्टम जो सेफ स्टेट में है, नहीं करा पाते हैं तो सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूछ रहा है खुद ही। हालांकि जब तक नीड मैट्रिक्स नहीं बनेगी आपको ये पता नहीं चलेगा, बट इट इज पार्ट ऑफ योर न्यूमेरिकल, पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन दैट आइडेंटिफाई द नीड मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको क्या बनानी होती है, नीड मैट्रिक्स बनानी होती है। नीड मैट्रिक्स से पता लगेगा अवेलेबिलिटी करने के बाद, अवेलेबल को देख के एलोकेशन के बाद, इस सिस्टम इन सेफ स्टेट। अगर सारे प्रोसेस जिसमें भी रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं इंस्टेंसेस की, वो एलोकेशन हो पाता है तो सिस्टम इज सेफ स्टेट। अगर सेफ स्टेट है तो वो सेफ स्टेट जो है आइडेंटिफाई द सेफ सीक्वेंस, कि ये जो प्रोसेस हैं किस तरीके से इन्हें की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाए, किस ऑर्डर में इनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाए कि आपका सिस्टम सेफ स्टेट में रहना चाहिए। तो ये क्या पूछा जाएगा आपसे कि सेफ सीक्वेंस क्या है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस आईडी P0, P1, P2, P3, P4, एलोकेशन ABCD 0012 मैच कर लेता हूं, 0012। दूसरा है 1000 1000 1000। उसके बाद क्या है 1354 1354 1354, देन 0632 0632। P3 के कितने, A के कितने एलोकेटेड हैं P3 को, इसका क्या मतलब है, इसको A ये जो एलोकेशन है ये क्या है, दीज आर दी रिसोर्सेज, दीज आर दी रिसोर्सेज। और कितने रिसोर्स हैं, 1 2 3 4। क्या नाम है, ABCD। A के P3 को कितने इंस्टेंस एलोकेटेड है, 0। B के P3 को कितने इंस्टेंस एलोकेटेड है, 6। C रिसोर्स के 3 इंस्टेंसेस आर एलोकेटेड टू P3 प्रोसेस P3 एंड 2 इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स D, बहुत सारे होंगे, पता लग जाए कितने होंगे, एलोकेटेड टू P3, ठीक है। तो ये है। इसके बाद हमें क्या करना है, मैक्स मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं। ये वाले भी चेक कर लो, 0014 0014, ये मैक्स मैट्रिक्स हो गई, ये अवेलेबल मैट्रिक्स हो गई। अब सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, नीड मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है।
तो अभी मैं बिल्कुल इस न्यूमेरिकल के बाद आपको एल्गोरिथम दिखाऊंगा, आप कहेंगे बिल्कुल आपने ऐसे ही सॉल्व किया जैसे कि एल्गोरिथम में लिखा हुआ है। तो नीड का फॉर्मूला क्या है? मैक्स मैट्रिक्स यानी कि मैक्स माइनस एलोकेशन। व्हाट इज मैक्स? मैक्स इज दिस माइनस एलोकेशन, मैक्स माइनस एलोकेशन। तो मैक्स क्या है? 0 0 1 2 और एलोकेशन क्या है? 0 0 1 2। तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, यानी कि जो मैक्सिमम है अगर उसमें से माइनस करूं एलोकेशन को तो नीड कितने की है? 0 0 0 0 की नीड है। ठीक है, अब देखिए मैक्स माइनस एलोकेशन, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 0 7, 5 और उसके बाद सॉरी 5 और उसके बाद 0, 5 एंड देन 0। दिस इज व्हाट? 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0। मैक्स माइनस एलोकेशन 2 माइनस 1, यह है 2, दिस इज 1 1, दिस इज 3 3 0, दिस इज 5 5 0, 6 4 दैट इज 2। मैक्स माइनस एलोकेशन। ठीक है, इसके बाद 0 माइनस 0, then 6 minus 6 0, then 5 minus 3, that is 5 minus 3 is 2, 2 minus 2 is 0. This is the need matrix. 0 minus 0 0, then 6 minus 0 is 6, 5 minus 1 is 4, then 6 minus 4 is 2. This is the need matrix. ठीक है, we have calculated the need matrix. अब हमें क्या करना है? नीड मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब हमें यह देखना है कि क्या ये जो अवेलेबिलिटी है 1520 की जो अवेलेबिलिटी है, इस अवेलेबिलिटी से किस प्रोसेस की, ये प्रोसेस है ना, प्रोसेस P0 की नीड है इतनी, P1 की नीड है इतनी, कितनी? प्रोसेस P0 को A के 0 इंस्टेंस चाहिए, B के 0 चाहिए, C के 0 चाहिए, D के 0 चाहिए, तो 0 चाहिए। तो देखिए 1520 से क्या मैं प्रोसेस P1 की नीड को फुलफिल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। प्रोसेस P0 की नीड को फुलफिल किया जा सकता है अवेलेबिलिटी से, हाँ किया जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इस एल्गोरिथम में लिखा हुआ है, हालांकि एग्जाम में ऐसा करने की जरूरत नहीं, एल्गोरिथम में लिखा है जब आप किसी को एलोकेट कर दें तो एक फ्लैग वेरिएबल जो है उसे सेट कर लें और उसे क्या कर दें, उसे आप 1 कर दें, उसे आप 1 कर दें। तो मैं इसे 1 कर देता हूं और इसको यानी कि मैंने क्या कर दिया, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया। ये प्रोसेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी और इसके जितने रिसोर्सेस ने लेके बैठा था ये सब ये रिलीज कर देगा। कितने रिलीज करेगा? 0 0 1 2 को रिलीज करेगा, 0 0 1 2 को रिलीज करेगा और अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2 2 1 3 5 और इसके बाद 1। अब अवेलेबिलिटी जो पहले 1520 थी, नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंस्टेंसेस रिसोर्सेज इज 1532। तो क्या इस अवेलेबिलिटी से आगे बढ़िए, स्टेप 2 करिए। क्या इस अवेलेबिलिटी से मैं किसी प्रोसेस की किसी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता हूं? इसे नहीं कर सकता फुलफिल, मैं फिर इसे फुलफिल कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। इसे इसका 1 चाहिए, इसके 0 चाहिए, इसके 0 चाहिए, इसके 2 चाहिए, तो 2 अवेलेबल है, इसका फ्लैग मैं 1 कर देता हूं। इस प्रोसेस की, कौन से प्रोसेस की? P0 P1 P2 की जो नीड है उसको फुलफिल कर दिया और एग्जीक्यूशन के बाद ये जो रिसोर्स है कितने रिसोर्सेज को रिलीज करेगा? 1354 को 1354 को रिलीज करेगा, वो अवेलेबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6, दिस इज 8, दिस इज 8, दिस इज 112। उसके बाद अब देखिए, अब फिर आगे बढ़िए। अब क्या इस अवेलेबिलिटी से मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूं? हाँ मैं इसको भी एग्जीक्यूट कर सकता हूं, मैं इसको भी एग्जीक्यूट कर सकता हूं। और ऊपर कौन है? 0 7 7 5, इसको भी। अब सबकी रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल कर सकता हूं, लेकिन उसी ऑर्डर में चलता हूं जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन कर रहा था। कॉन्टेक्स्ट स्विच कैसे करें? यहां से यहां बढ़े, यहां से यहां ना आए, यहां से वापस ना जाए, यहीं बढ़े और मैं इसके फ्लैग को 1 कर देता हूं। इस रिक्वायरमेंट को इस रिक्वायरमेंट को इससे मैं अवेलेबल करा के और प्रोसेस किसे? P3 को एग्जीक्यूट कर देता हूं और एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो प्रोसेस P3 है कितने इंस्टेंसेस को रिलीज करेगा? 0632 को 0632 को रिलीज कर देगा। अवेलेबिलिटी में ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 11, दिस इज 14 एंड दिस इज 2। ठीक है,
इसके बाद अब इस अवेलेबिलिटी से अब किस कौन कौन रह गया, अब ये रह गया, क्या इसे फुलफिल कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल, इसका फ्लैग 1 कर देता हूं और इसके P4 को ये मैं इस अवेलेबिलिटी से इसे रिसोर्सेज दे दूंगा, जो ये चाहिए थे, इसे 0642 चाहिए थे, दे दिए मैंने, और एग्जीक्यूशन के बाद ये 0014 रिलीज कर देगा। 0014 को मैं अवेलेबिलिटी में ऐड कर लूंगा, दिस इज 12, दिस इज 12, दिस इज 14 एंड इट विल बिकम 2। अब कौन बचा, अब केवल एक प्रोसेस बचा जिसका फ्लैग 1 नहीं है। फ्लैग 1 का मतलब है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, अब ये एग्जीक्यूट होना बाकी है, ये हो सकता है क्योंकि इसे कितने चाहिए, इस प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, P1 को ए रिसोर्स के 0 इंस्टेंस चाहिए, 2 अवेलेबल हैं, 7 चाहिए, 14 अवेलेबल हैं, 5 चाहिए, 12 अवेलेबल हैं, 0 चाहिए, 12 अवेलेबल हैं, तो इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या रिलीज करेगा, 1000 को रिलीज करेगा, 1000 को ये रिलीज करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12, दिस इज 12, दिस इज 14, दिस इज 3। ठीक है, अब ये करने के बाद अब आप क्या बता सकते हो कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज, टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल, वो कहां है, अवेलेबल कितने हैं, दिस इज टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल, यानी कि पूरे सिस्टम में ए के 3 इंस्टेंस अवेलेबल हैं, बी के 14 अवेलेबल है, सी के 12 अवेलेबल है, डी के 12 अवेलेबल है, और सभी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो सिस्टम कैसा है, सेफ है कि अनसेफ है, सेफ स्टेट में है। देखिए टेबल से काम बनाने बात नहीं बनेगी, आपको इस तरीके से लिखना भी पड़ेगा, वही मैं बताता हूं कैसे लिखा है। स्टेप नंबर 1, नीड ऑफ प्रोसेस P0 एंड P3 कैन बी फुलफिल्ड। सबसे पहले मैंने क्या देखा, किस किस की नीड को, किस किस की नीड मैट्रिक्स बनाई और किस किस की नीड को फुलफिल किया जा सकता है। सबसे पहले इसको भी एग्जीक्यूट किया क्योंकि अवेलेबिलिटी कितनी थी, 1520, तो P1 को भी एग्जीक्यूट किया, P0 को भी एग्जीक्यूट कर सकते थे और 1002 से P3 को भी कर सकते थे। ये क्या है, P1 है, दिस इज P2, सॉरी दिस इज P0 से शुरू हो रहा है, P0, दिस इज P0, P1, P2, P3, P4। क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है सॉल्यूशन में, नीड ऑफ प्रोसेस P0 एंड P3 कैन बी फुलफिल्ड। नीड ऑफ प्रोसेस P0 एंड P3 की भी हो सकती थी, P3 कैन बी फुलफिल्ड, P0, P1, P2, P3। अच्छा किसकी नहीं हो सकती थी, आप कहोगे P2 की भी हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, 1 चाहिए, ये 5 0 चाहिए, ये 0 चाहिए, लेकिन यहाँ 0 अवेलेबल था, उसे कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो P2 की नहीं हो सकती थी, P0 और P3 की हो सकती थी, और हमने किसे एग्जीक्यूट कर दिया, ये स्टेप हो गया। फिर हमने क्या किया, नीड ऑफ P0 विल बी फुलफिल्ड एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन इट विल 0012। जब P0 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये P0 एग्जीक्यूट होगा तो क्या रिलीज करेगा, 0012 को रिलीज करेगा। रिसोर्सेज दैट विल बी एडिड टू दी अवेलेबल, मैंने फिर क्या किया था, उनको अवेलेबल में लिख दिया था 0012, मैंने उसको प्लस किया तो मेरे रिसोर्सेज कितने हो गए अवेलेबल, 1532 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 3, नाउ नीड ऑफ प्रोसेस P2 एंड P3 कैन बी फुलफिल्ड। फुलफिल द नीड ऑफ P2, एक ले लीजिए, सबसे पहले आपने किसको फुलफिल किया, P0 को, तो सेफ सीक्वेंस में क्या आ गया, सबसे पहले P0, फिर किसको फुलफिल किया आपने, P2 की रिक्वेस्ट को फुलफिल किया। उसी तरीके से एग्जीक्यूट होने के बाद क्या रिलीज करेगा, 1354, उसने रिलीज किया 1354, मैंने अवेलेबिलिटी के अंदर टोटल कर दिया, तो मेरे क्या आ गया, 2886 आ गया। उसके बाद ये स्टेप हो गया। स्टेप नाउ नीड ऑफ प्रोसेस P3 एंड P4 कैन बी फुलफिल्ड, फुलफिल द नीड ऑफ P3 एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन इट विल रिलीज 0632, इट विल रिलीज 0632, जिसे मैंने किसमें जोड़ दिया, अवेलेबल के अंदर ऐड कर दिया, ऐसे ही लिखा हुआ है, एंड दैट विल बी एडेड टू अवेलेबल। बहुत आसान है। स्टेप नंबर 5, नाउ द रिमेनिंग प्रोसेसेस P1 P4 दो बचे हैं, नीड ऑफ बोथ कैन बी फुलफिल्ड, दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। फुलफिल दी नीड ऑफ प्रोसेस P4, पहले P1 की P0 किया, फिर P2 किया सेफ सीक्वेंस, तीसरा P3 किया, फिर उसके बाद P4 किया, फिर उसके बाद जो उसने क्या रिलीज किया, 0114 रिलीज किया, तो 0114 को मैंने इसके साथ एडिट कर दिया, मुझे वैल्यू मिल गई है। इसके बाद फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद नाउ द रिमेनिंग प्रोसेस P1, द नीड ऑफ P1 कैन बी फुलफिल्ड, फुलफिल द नीड ऑफ P1 एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन इट विल रिलीज 1000, क्या रिलीज करेगा, 1000 ऐड करके, ये टोटल लास्ट में अवेलेबिलिटी हो गई।
release this that will be added to available. The save sequence is P0, P2, P3, P4, P1. अब देखिए सेव सीक्वेंस आपका किसी दूसरे से अलग भी आ सकता है। जब आप इस स्टेज पे हैं कि P3 और P4 की रिक्वेस्ट दोनों की फुलफिल हो सकती है, तो आपने तो P3 चूज किया, हो सकता है कोई P4 चूज कर ले। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि हाउ मेनी सेव सीक्वेंसेस आर पॉसिबल। इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है, इसमें तो केवल इस क्वेश्चन में लिखा है कि इज द सिस्टम इन सेफ स्टेट। आपने कहा यस, सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। इफ सिस्टम इज इन सेफ स्टेट आइडेंटिफाई द सेफ सीक्वेंस। तो ये इसने अगर सेफ सीक्वेंस लिखा है तो आपको एक ही बताना है। अगर उसने लिख दिया आइडेंटिफाई द सेफ सीक्वेंसेस, तो ध्यान रखिएगा आपको जितने भी पॉसिबल हैं वो बार बार सॉल्व करके आपको सेफ सीक्वेंसेस बताने पड़ेंगे। यानी कि जब आप यहां पे होंगे ना, इस स्टेज पे होंगे, तो यहीं पे एक रफ में कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि अब दोनों हो सकते हैं। एक बार तो P1 के लिए लिख लीजिएगा, एक बराबर में लिख लीजिएगा अगर मैं P4 को लेता हूं तो क्या होगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। और आपको बहुत आसान न्यूमेरिकल है। पूरे आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं? पूरे 10 नंबर मिलने वाले हैं। दिस इज द न्यूमेरिकल एंड दिस डिटेल इज ए सॉल्यूशन। दिस सिस्टम इज इन सेफ स्टेट एंड दिस इज द सेफ सीक्वेंस। ठीक है, अब एल्गोरिथम देख लीजिए। अभी जिस एल्गोरिथम का यूज करके मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किया, देखिए ऐसा ही है कि नहीं है। इनपुट आपको क्या मिलेगा? प्रोसेसेस मिलेंगे। नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपके पास होंगे, नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपके पास होंगे। एन और एम तो इसलिए लिखा है क्योंकि मैं एक वर्ड यूज कर रहा था। वो वर्ड क्या था कि मेरे पास एक तो एलोकेशन मैट्रिक्स होगी, एक मेरे पास मैक्स मैट्रिक्स होगी, एक अवेलेबल मैट्रिक्स जनरेट होगी, एक नीड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो ये सारी मैट्रिसेस हैं और मैट्रिसेस का जो साइज होता है वो n बाई m में होता है। तो n बाई m का क्या मतलब बता रहा है एल्गोरिथम में? ये मतलब बता रहा है n तो है नंबर ऑफ प्रोसेसेस और m क्या है? नंबर ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? नंबर ऑफ प्रोसेसेस बाई नंबर ऑफ रिसोर्सेज। चले आगे। स्टेप नंबर 1 क्या है? फ्लैग i इक्वल्स टू 0। फ्लैग i है, स्मॉल कर सकते हैं। फ्लैग i इक्वल्स टू 0 फॉर i 0 टू n-1, है ना? कहां से करना है? 0 टू n-1 एंड फाइंड नीड एन एम। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? नीड निकालनी है। सबसे पहले मैंने क्या किया था? क्या कैलकुलेट किया? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने क्या किया? नीड मैट्रिक्स निकाली। कैसे निकाली नीड मैट्रिक्स? ये कह रहा है नीड मैट्रिक्स निकालने का क्या तरीका है? नीड एन एम, ये तो एन एम तो है, एन बाई एन की मैट्रिक्स है, मैक्स माइनस एलोकेशन। देखिए यही है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सभी के लिए 0 से लेके n-1 तक, क्योंकि मैट्रिक्स है, n बाई एम की एक मैट्रिक्स बनाओ। कैसे बनेगी? जो मैक्स n बाई एम की मैट्रिक्स है उसमें से आप क्या माइनस कर दीजिए? एलोकेशन n बाई एम माइनस कर दीजिए। यानी कि नीड इक्वल्स टू मैक्स माई एलोकेशन। मैंने आपको करके दिखा दिया। स्टेप नंबर 2 पे आ जाइए। स्टेप नंबर 2 कहता है कि सारे फ्लैग को, क्या सारे फ्लैग को, फ्लैग i इक्वल्स टू 0 एंड नीड i लेस देन इक्वल्स टू अवेलेबल। फाइंड ए प्रोसेस pi, एक ऐसा प्रोसेस pi चूज करो, एक ऐसा प्रोसेस ढूंढो। जैसे मैंने यहां क्या ढूंढा था? एक ऐसा प्रोसेस ढूंढो इसमें से, एक ऐसा प्रोसेस ढूंढो इसमें से जिसके फ्लैग को पहले तो 1 करोगे। जो ढूंढ लोगे आप उसके फ्लैग को तो 1 करोगे, प्रोसेस को ढूंढोगे। ये कह रहा है कि फाइंड ए प्रोसेस पी आई सच दैट फ्लैग आई इक्वल्स टू 0, जिसका फ्लैग पहले तो 0। जैसे मैं अगर यहां कर देता कि पहले सारे 0 कर लो फिर 1 करते जाना, यानी कि ये पहले सारे आपने 0 कर लिए और जब आप 1 करो तो 0 को काट दो और वो क्या हो जाए? वो 1 हो जाए। यानी कि मैंने उसे चूज कर लिया है। ये एक तरीका है लिखने का। ठीक है, एक ऐसा फ्लैग, एक ऐसा फाइंड ए प्रोसेस पी आई सच दैट फ्लैग आई इक्वल्स टू उसका क्या हो? 0 हो और उसकी जो नीड हो ना अवेलेबल्स के कम या बराबर हो, ऐसा ढूंढो। ऐसे तो किया था आपने कि मैंने यही तो देखा था कि ऐसा प्रोसेस ढूंढो कि जिससे 1520 अवेलेबल है। तो कौन सा चूज किया आपने? ये चूज किया। आपने ये क्यों चूज नहीं किया? ये नहीं किया ना क्योंकि इसकी जो नीड है वो अवेलेबल से बड़ी है। आपको कौन सा चूज करना है? जिसकी नीड अवेलेबल से कम हो, ऑब्वियसली अवेलेबल से कम हो। यही एल्गोरिथम में लिखा हुआ है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। एल्गोरिथम में लिखा है कि एक ऐसा प्रोसेस चूज करो जिसका फ्लैग तो 0 हो, यानी कि अब तक वो चूज ना हुआ हो, सेलेक्ट ना हुआ हो और जिसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हुई हो, और उसकी जो नीड है, नीड आई लेस देन इक्वल्स टू अवेलेबल, यानी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल जितनी उससे कम होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा? बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक ऐसा है प्रोसेस मिल जाए, इफ सच आई, यानी कि सच प्रोसेस एग्जिस्ट, अगर ऐसा प्रोसेस मिल जाए, मिल गया था। कौन सा प्रोसेस मिला था? ये मिला था मुझे, इसे चाहिए था।
इसे 0 0 0 चाहिए तो मुझे मिल गया P0। अगर ऐसा प्रोसेस मिल जाए तो पहले उसका फ्लैग I जो है उसे 1 कर दो। ऐसे तो किया मैंने जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करना शुरू किया उसका 0 से मैंने 1 कर दिया। उसका फ्लैग क्या कर दो, उसका फ्लैग 1 कर दो और अवेलेबल इक्वल्स टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन कर दो। अवेलेबल इक्वल्स टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन ऑफ आई, उस प्रोसेस की एलोकेशन को क्या कर दो आप अवेलेबल में जोड़ दो। यानी कि अगर ऐसा मिल जाए तो इसका कहने का मतलब यह है जब ऐसा मिल जाए तो इस अवेलेबिलिटी से इसे एग्जीक्यूट कर दो और इसके जो एलोकेशन है, इसको क्या एलोकेशन है, ये एलोकेशन क्या है 0 0 1 2 है, इसके एलोकेशन को अवेलेबल में जोड़ दो। अवेलेबल में जोड़ दिया मैंने, ऐसे तो किया है। अवेलेबल के अंदर मैंने क्या किया, अगर ऐसा मिल जाए उसे 1 कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, अवेलेबल इक्वल्स टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन कर दो। फिर गो टू नंबर स्टेप नंबर 2 पे चले जाओ। फिर दूसरा प्रोसेस ढूंढो, उसका फ्लैग 0 है, ऐसे को ढूंढो जिसका फ्लैग 0 है एंड जिसकी नीड अवेलेबल से कम है। अगर ऐसा मिल जाता है तो 1 कर दो और उसे एग्जीक्यूट कर दो, उसके अवेलेबल को एलोकेशन में जोड़ दो और अवेलेबल को अपडेट कर दो। फिर वापस जाओ स्टेप नंबर 2 को फिर ढूंढो, अगर ऐसा प्रोसेस मिल जाए तो उसके फ्लैग को पहले जो 0 है और उसकी नीड छोटी कम है, यानी कि 0 का मतलब क्या है, जो अभी एलोकेट नहीं एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो 0 है, नीड है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस तरीके सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। गो अदरवाइज क्या करो, गो टू स्टेप नंबर, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो अदरवाइज यानी कि गो टू स्टेप नंबर 4 पे जाओ और 4 में आप ये देखो अगर सबके फ्लैग 1 हो चुके हैं यानी कि सब एग्जीक्यूट हो चुके हैं फॉर ऑल आई प्रोसेसेस, देन सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, देन सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। और अगर सबके आई यानी कि फ्लैग 1 नहीं हुए हैं तो सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट। दिस इज द बैंकर एल्गोरिथम। देखिए कितना आसान एल्गोरिथम है। न्यूमेरिकल पहले सॉल्व किया और इस एल्गोरिथम के बेस पे देखिए सीधा सीधा न्यूमेरिकल आ रहा है, सीधा सीधा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है। एल्गोरिथम लिखिए, सबसे पहले सारे बिल्कुल सीधी सी एल्गोरिथम है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल एल्गोरिथम है, हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कंसीडर दी फॉलोइंग 5 प्रोसेसेस P1 P2 P3 P4 एंड P5 विद एलोकेशन एंड मैक्स मैट्रिक्स। एलोकेशन मैट्रिक्स भी गिवन है, प्रोसेस एलोकेशन मैट्रिक्स भी गिवन है, प्रोसेस आईडी P1 P2 P3 P4 और मैक्स मैट्रिक्स भी गिवन है। अब इसके अंदर अवेलेबल गिवन नहीं है, ये देखिए घुमा दिया है थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है टोटल इंस्टेंसेस कितने हैं, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। A इक्वल्स टू 10, B के 5 है, C के 7 है। तो सबसे पहले क्या करो, आपको अवेलेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद नीड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, उसके बाद ये पता करना पड़ेगा सेफ स्टेट में है कि नहीं है, और अगर सेफ है तो सीक्वेंस बताना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एलोकेशन गिवन है और उसके बाद मैक्स मैट्रिक्स गिवन है। अवेलेबल निकालना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि ए के कितने अवेलेबल हैं, ए के 3 और 2 5 और 2 7 अवेलेबल हैं, और बी के कितने अवेलेबल हैं 1 और 1 2 अवेलेबल हैं, और सी के कितने हैं 2 और 2 4 और 1 5 अवेलेबल हैं, सॉरी एलोकेटेड हैं। और अवेलेबल टोटल कितने हैं 10 5 7, यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल है 10 5 7। टोटल कितने हैं, इसके 10 हैं, इसके 5 हैं, इसके 7 हैं। तो अवेलेबिलिटी कितने की है 10 माइनस 7 कितने अवेलेबल हैं 3 हैं। फिर एग्जाम में सोचते हो कि तो हमें वैल्यू ही नहीं मिली, ऐसे निकालना है। एलोकेशन कितने इतने हैं, टोटल उसने गिवन है, तो अवेलेबिलिटी निकल के आ जाएगी नहीं, 5 माइनस 2 कितने हो गए 3 हो गए, और 7 माइनस 5 कितने हो गए 2 हो गए, निकल गया। ठीक है, अब सबसे पहले नीड मैट्रिक्स बनाओ। नीड कैसे बनेगी, मैक्स माइनस एलोकेशन। 7 में से 0 गए 7, और 5 में से 1 गया 5, 5 माइनस 1 इज 4, 3 माइनस 0 इज 3। इसके बाद 3 माइनस 2 इज 1, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 दैट इज 2 2। इसके बाद 9 माइनस 3 इज 6, देन 0 माइनस 0, 2 माइनस 2, तो 0 2 माइनस 2 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2, देन 1 1 2 2 दैट इज माइनस 1 तो 1 आ गया। ये 0 0 5 3 और 1, 5 3 और 1। ठीक है, चलिए अवेलेबिलिटी 3 3 2 की है, क्या ये एग्जीक्यूट हो सकता है। सबके फ्लैग क्या कर दो, क्वेश्चन में एक और जोड़ लीजिएगा, सबके फ्लैग क्या कर दीजिए, सबके फ्लैग कर दीजिए, इनिशियली सबके फ्लैग 0 कर दीजिए, कर दिए जी 0। ठीक है, इसके बाद क्या ये एग्जीक्यूट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हो सकता है।
1 चाहिए 3 है, 2 चाहिए 3 है, 2 चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। तो इसकी वैल्यू 1 कर दो, इसे एग्जीक्यूट कर दो, किसे, P2 को एग्जीक्यूट कर दो और 200 रिलीज करेगा और 200 इसके अंदर ऐड कर दो तो इट विल बिकम 23235 हो जाएगा, जोड़ दूंगा तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 532 से कौन एग्जीक्यूट हो सकता है, आगे बढ़िए। ये हो सकता है, नहीं हो सकता, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसे आप क्या कर दीजिए, इसके फ्लैग को 1 कर दीजिए, 211 से ये मिल जाएगा तो P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस करंट अवेलेबिलिटी यहां से मिल जाएंगे तो 211 एग्जीक्यूट होने के बाद रिलीज करेगा तो 211 इसके अंदर जोड़ दीजिए, इट विल बिकम 3, इट विल बिकम 4 और 5 और 2 7 हो जाएगा। 743 से यहां तक पहुंच गया, क्या ये एग्जीक्यूट हो सकता है, 743 बिल्कुल हो सकता है। इसे 1 कर दीजिए, 743 से ये एग्जीक्यूट होगा तो 002 ये रिलीज करेगा तो 002 को जोड़ दीजिए, तीनों तो 5 4 और ये 7 हो गया, जोड़ दिया। इसके बाद फिर से स्कैन करना शुरू करो, क्या ये एग्जीक्यूट हो सकता है 743 बिल्कुल एग्जीक्यूट हो सकता है, इसका फ्लैग 1 करो। 743 से P1 एग्जीक्यूट हो गया और इसका एलोकेशन जो था 010 रिलीज कर देगा। 010 को एल्गोरिथम कहती है जोड़ दो अवेलेबल के अंदर तो 5 हो गया, फिर ये 4 और 5 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर ढूंढो, ये वाला तो कुछ था ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो प्रोसेस वाली लाइन है, ये तो प्रोसेस वाली लाइन है, ये ऐसे है। इसके बाद ये देखिए क्या एग्जीक्यूट हो सकता है, 602 अवेलेबल है, 755 हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसका फ्लैग 1 कर दीजिए। ये कौन सा है, P1 P2 P3 है, P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, 302 रिलीज कर देगा, 302 रिलीज करेगा, कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और ये 5 और 5 और 3 7 3 10 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो देखिए सबका फ्लैग क्या हो चुका, 1 हो चुका। टोटल अवेलेबल कितने निकल के आए, 10 5 7, बिल्कुल सही है, 10 5 7 ही थे, तो आपके 10 और 5 7 ही है टोटल। सबको एलोकेशन मिल गया, सेफ स्टेट में है, बिल्कुल सेफ स्टेट में है, सबके फ्लैग 1 हो चुके हैं। इसके बाद जैसे ये सब करा, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, क्या सेफ सीक्वेंस है ये आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज P2 P4 P5 P1 P3। P2 के बाद एग्जीक्यूट किया P4 को, P4 के बाद P5 को। हालांकि जब हम P4 को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो और P1 एग्जीक्यूट हो सकता था, लेकिन मैं पीछे नहीं गया, जिस ऑर्डर में कर्सर चल रहा है मेरा, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, उसी में एग्जीक्यूट करता जा रहा हूं। कंटेक्स्ट स्विच इस तरीके से नहीं कर रहा हूं। तो P2 P4 P5 P1 P3, और जब एक से ज्यादा हो सकते हैं तो दूसरा सेफ सीक्वेंस भी हो सकता है, क्योंकि एलोकेशन तो जब मैंने 2 एग्जीक्यूट कर लिए थे सारे ही हो पा रहे थे जब, तो ये दिस इज द सेफ सीक्वेंस, दिस इज द सेफ सीक्वेंस, नो डेडलॉक इज ऑब्जर्व्ड इन द सिस्टम। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का। सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुका कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक बार और देख लीजिए। इसी तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। क्या न्यूमेरिकल आ रहा है, बैंकर एल्गोरिथम बताओ, एलोकेशन मैक्स अवेलेबल गिवन है, यही पूछ रहा है सेफ स्टेट में है कि नहीं है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप अब सॉल्व कर सकते हैं, सबको सॉल्व कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। ये एग्जाम के अंदर आपको 10 नंबर का 100% मिलने वाला है। ज़्यादा भी मिल सकता है कि एक 10 नंबर का मिल जाए और 2 नंबर में कोई शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाए, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेफ एंड अनसेफ। अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, सबको मिल जाते हैं रिसोर्सेज जिनकी उतनी डिमांड है एग्जीक्यूशन के लिए, तो सेफ स्टेट है। अगर नहीं एलोकेशन पॉसिबल है एग्जिस्टिंग अवेलेबिलिटी से, तो सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। दोनों ही बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डिटेक्शन भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, रिकवरी भी बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, न्यूमेरिकल कोई नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन सीधे सीधे आता है रिकवरी के बारे में या डेडलॉक डिटेक्शन के बारे में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो डेडलॉक से पूछा जाता है, या तो वो 4 कंडीशन के बारे में पूछा जाता है या फिर बैंकर एल्गोरिथम के बारे में न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बैंकर एल्गोरिथम जो समझ में आ गई होगी और उस एल्गोरिथम का यूज करके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।